जिसे सभी लोगों ने नौकरानी समझा, वो ससुराल के मालकिन की बेटी निकली। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि भुवन अपने हॉल में बैठे थे और फिर अपने छोटे बेटे राहुल को बोलते हैं कि तुम ऑफिस जाना और ऑफिस जा कर के मज़दूरों को अच्छे से पैसे दे देना, और जो ज़्यादा चू चपड़ करे तो फिर हमको फ़ोन करके बताना। तो राहुल बोलता है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल अपना कार निकालता है और ऑफिस के लिए चल देता है। रास्ते में एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के आगे स्वाति खड़ी थी। राहुल स्वाति को देखता है और स्वाति हल्का सा स्माइल करती है तो राहुल भी स्माइल करता। फिर राहुल चला जाता है। स्वाति झोपड़ी के अंदर जाती है और फटे पुराने कपड़ों के अंदर से एक महंगा आईफोन निकालती है और अपनी मम्मी से बातें करने लगती है कि मम्मी, मुझे अब कितना दिन और इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तो मम्मी बोलती है कि बेटा, कुछ दिन और, जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुमको उस झोपड़ी में भेस बदल के रहना पड़ेगा। स्वाति बोलती है, ठीक है मम्मी। तभी रात हो जाता है और राहुल घर की ओर लौट रहा था तो वो झोपड़ी के पास अपना कार रोकता है और नीचे उतरकर दरवाज़ा खड़खड़ाता है। तो स्वाति उठती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने देखती है राहुल को, तो राहुल का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है और दोनों लोग मैट पे बैठकर बातें करने लगते हैं। तो राहुल बोलता है कि बस स्वाति, बहुत हो गया, अब मैं अपने घर वालों से बात करूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो स्वाति बोलती है, ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम अपने घर वालों को पहले राज़ी तो कर लो। राहुल बोलता है, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई। राहुल घर जाता है और अपने घर वालों से डाइनिंग टेबल पे रात में सभी लोग खाना खा रहे थे। तो राहुल बोलता है कि मम्मी, मुझे वो जो लड़की कॉलोनी के बाहर झोपड़ी लगा के रह रही है, मुझे उसी लड़की से शादी करना है। तो कौशल्या बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर घर की लड़की पसंद कर रखा है, तुम उसी से शादी करोगे। राहुल बोलता है, नहीं मम्मी, मैं तो उसी लड़की स्वाति से शादी करूँगा। पूजा बोलती है कि मैं एक गरीब लड़की को भाभी नहीं मानूंगी। और जेठानी भी बोलती है, क्या देवर जी, आप मुझे एक इतनी गरीब लड़की को लेकर के लाएंगे मेरी देवरानी बनाकर? मैं उसे अपनी देवरानी नहीं मानूंगी। उधर स्वाति अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, जो भुवन का बेटा है। तो मम्मी जब सुनती है कि भुवन का बेटा है तो मम्मी बोलती है, ठीक है, तुम शादी कर लो, मुझे इस शादी से कोई इतराज़ नहीं है। तभी वहाँ पे राहुल आता है और स्वाति फट से अपना मोबाइल छुपा लेती है। राहुल बोलता है, स्वाति चलो मेरे साथ कोर्ट में, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। स्वाति बोलती है, ठीक है, चलिए। राहुल और स्वाति चले जाते हैं कोर्ट में शादी करने के लिए और शादी करके घर आते हैं। हॉल में सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। दरवाज़ा पे दस्तक होता है तो कौशल्या देवी उठकर जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि सामने राहुल एक लड़की के साथ खड़ा है। वो लड़की स्वाति है, उसके मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र। पापा जी देख के बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते कि राहुल, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अंत में तुमने इस लड़की से शादी करके मेरे मुंह पे काली पोती दिया। कौशल्या देवी बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर लड़की देख रखा था, वो इतने अमीर ख़ानदान की थी और तुमने मेरी बात नहीं मानी और स्वाति से शादी कर ली। पूजा बोलती है कि मैं इस लड़की को अपनी भाभी नहीं मानूंगी। जानकी बोलती है कि मैं इस लड़की को अपनी देवरानी कभी नहीं मानूंगी देवर जी। तो राहुल बोलता है, आप लोगों को जो मानना है मानिए, जो समझना है समझिए, लेकिन सच्चाई यही है कि अब स्वाति मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। राहुल बोलता है, स्वाति चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सभी लोग चुपचाप बस राहुल और स्वाति को देख रहे थे। सभी लोग मन में खूब बड़बड़ा रहे थे। मम्मी जी तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि राहुल अपने मन का इतना गलत काम कैसे कर सकता है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। राहुल तो शादी करके आ चुका था, जो सच था वो सच था। तो भुवन बोलता है कि कोई बात नहीं है, कुछ दिन तक देखते हैं, अगर मामला नहीं सलटा तो इस लड़की को डिवोर्स दे करके राहुल को मैं बोलूँगा
कि वो दूसरी लड़की से शादी कर ले। राहुल स्वाति को लेकर रूम में जाता है और बोलता है, स्वाति ये देखो, ये हमारा कमरा है और ये है बेड, तुम बेड पे बैठो, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि बाहर का क्या माहौल है। स्वाति की मम्मी मालकिन थी और वर्कर के टच में हमेशा रहती थी। वर्कर ने बताया कि मालकिन, यहाँ पे बहुत घपला चल रहा है, मज़दूरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, एक बार आप आके यहाँ पे देख लीजिए। तो मालकिन बोलती है, ठीक है, मैं आ कर के देखूँगी कि वहाँ क्या कैसे क्या क्या हो रहा है। मालकिन निश्चिंत थी क्योंकि वो स्वाति को इस मिशन में लगा रखी थी। जो स्वाति अपना पहचान छुपाकर राहुल के यहाँ आ गई थी, जो मिशन को जल्दी से अंजाम देने के लिए। राहुल तैयार होता है और स्वाति को लेकर के नीचे हॉल में आता है। तभी उसके भैया भाभी भी नीचे हॉल में आते हैं और मम्मी जी पापा जी भी नीचे हॉल में आते हैं, पूरा का पूरा परिवार। स्वाति को बोलता है राहुल कि स्वाति तुम अपना घर का काम देख लेना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो पापा जी बोलते हैं दोनों बेटों को कि राहुल और राम तुम लोग दोनों ऑफिस चलो और तुम लोग वर्कर पे ध्यान देना, अगर नहीं कुछ मामला समझ में आएगा तो मुझे फ़ोन करके बताना, तो फिर मैं आकर के देखूँगा। बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया है वर्कर लोग का। दोनों बेटा चला जाता है ऑफिस। तब कौशल्या देवी बोलती है कि स्वाति तुम मेरे घर में तो आ गई हो, लेकिन मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। मेरा बेटा तो तुमसे शादी कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ जा करके बागीचे की सफाई करो, अच्छे से पौधों में पानी डालना और जितनी भी सूखे पत्ते हैं उसको हटा देना और घास की कटिंग कर देना। स्वाति बोलती है ठीक है। वो चुपचाप चली जाती है बागीचे की सफाई करने के लिए और पूरे मन से बागीचे की सफाई करती है। तो आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं कि अरे ये तो कॉलोनी के बाहर जो झोपड़ी लगाकर लड़की रहती थी वो इनके घर काम कर रही है, लग रहा है कितने मन से काम कर रही है, इन लोगों ने तो उसे नौकरानी बनाकर रखा है, घास भी कटिंग कर रही है, हम लोग जाएंगे और बात करेंगे, नहीं तो इस नौकरानी को हम लोग भी रख लेंगे काम पे। स्वाति कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप बड़े मन से काम करती है। जब गार्डन का घास कट हो जाता है तो कौशल्या देवी आती हैं और बोलती हैं कि घास कटिंग हो गया। स्वाति बोलती है कि हाँ घास कटिंग हो गया। तो बोलती है सामने देखो कार खड़ा है, कार पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा है, तुम जा कर के साफ़ कर दो कार को। स्वाति बोलती है ठीक है, मैं बाकी थोड़ा बहुत जो घास कटिंग रह गया है मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जा कर के कार की सफाई कर दूँगी। कौशल्या देवी बोलती है थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत धीरे धीरे हाथ चल रहा है तुम्हारा। स्वाति कुछ नहीं बोलती है और वो चुपचाप कार की सफाई में जुट जाती है। आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं कि ये लड़की कितनी मेहनती है और कितने मन से काम कर रही है, मालकिन जो बोल रही है वो आराम से काम कर रही है। स्वाति लोगों की नज़रों का और लोगों की बातों का अनदेखा करती है और कार की सफाई में जुट जाती है। स्वाति इतने मन से घर की सफाई, गार्डन की सफाई और कपड़े धोकर छत पे फैलाना सारा काम कर रही थी। आस पड़ोस के लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे। स्वाति का काम ख़त्म होता है और वो घर में आती है तो मालकिन बोलती है कि काफ़ी देर हो गया है, घर का झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तुम झाड़ू पोछा कर दो। स्वाति बोलती है ठीक है। वो झाड़ू पोछा करने में जुट जाती है। वो झाड़ू लगाती है, फिर पोछा मारती है पूरे घर में, लेकिन उसकी जेठानी स्वाति का कोई हेल्प नहीं करती है। वो लोग सोचती है कि मैं इस लड़की को नौकरानी बना के रखूँगी तो ये लड़की ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगी और फिर ये यहाँ से चली जाएगी तो हम लोग राहुल का दूसरा शादी कर देंगे, इस लड़की से पीछा छूटेगा। तभी दो औरतें कॉलोनी की आती है और बोलती है कौशल्या बहन, आपके घर में वही लड़की ना काम करती है जो कॉलोनी के बाहर झोपड़ी लगाकर रहती थी। तो कौशल्या बहन बोलती है कि हाँ वही लड़की है। तो पूजा आती है और बोलती है नौकरानी। तो पापा जी बोलते हैं हाँ 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 वो नौकरानी ही है। तभी स्वाति का मोबाइल का घंटी बजता है। स्वाति चुप्पे से मोबाइल निकालती है और बात करती है और फिर अपना मोबाइल छुपा लेती है। ये सारी चीज़ें पूजा देख लेती है। जब औरतें थोड़ी देर बात करके कॉलोनी की चली जाती है तो पूजा जाती है स्वाति के पास और बोलती है
कि तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया, आईफ़ोन। तो स्वाति बोलती है कि ये मेरा आईफ़ोन मैं जिसके घर काम करती थी वही मालकिन मुझे दी है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम करके, मैं जा रही हूँ आराम करने। इतना बोलकर स्वाति वहाँ से चली जाती है। पूजा आती है और अपने मम्मी पापा को और अपनी भाभी को सारा बात बताती है कि स्वाति के पास बहुत महंगा आईफ़ोन है। ये फ़ोन उसके पास कहाँ से आया। वो बोल रही थी कि मालकिन ने दिया है जिसके घर में काम करती थी। मम्मी जी, पापा जी और जानकी तीनों लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि ये लड़की बहुत चालाक है। जितनी सीधी देखने में है उतनी सीधी ये लड़की है नहीं, इस पे नज़र रखना होगा। मम्मी जी बोलती है कि पूजा तुम इस लड़की पे नज़र रखना, ये लड़की कहीं हम लोगों के घर में चोरी करके रफू चक्कर ना हो जाए। पापा जी भी यही बात बोलते हैं। मुझे ये लड़की बहुत चालाक लग रही है, आने दो राहुल को, मैं इस लड़की के बारे में बात करूँगा। जानकी बोलती है कि हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी गरीब है और उसके पास आईफ़ोन कहाँ से आया। तभी राहुल आ जाता है तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, जिस लड़की से तुमने शादी किया है ना, वो लड़की हमको ठीक नहीं लग रही है, उसके पास आईफ़ोन है। तो राहुल बोलता है मम्मी, मैं ऑफ़िस से बहुत ज़्यादा थक कर आया हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो मम्मी बोलती है हाँ हाँ, अब तो मेरी बात तुम्हें बुरी ही लगेगी ना। शादी करके जो लड़की को लेकर आए हो, अब वही लड़की तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। राहुल कोई जवाब नहीं देता है और कमरे में चला जाता है और मुंह लटका कर बैठा था रूम में। तो स्वाति सोचती है कि लग रहा घर वालों ने बता दिया है कि मेरे पास आईफ़ोन है, इसीलिए इनका मूड ऑफ है। स्वाति बोलती है कि आप मेरे आईफ़ोन को लेकर के टेंशन में है क्या। तो राहुल बोलता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो स्वाति बोलती है कि मैं जिसके घर काम करती थी ना, उसी मालिक ने मुझे दिया है ये आईफ़ोन। तो राहुल बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे आईफ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा ना बोला, तुम अपने मन से बहुत उल्टा पुल्टा सोच लेती हो। ये सब हटाओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत ज़ोर का नींद आ रहा है। और नीचे हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा हो करके बातें करता है कि इस लड़की पे ना नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये लड़की कुछ भी चोरी करके भाग सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह राम और राज दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने पापा से बातें करते हैं और दोनों लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तभी जानकी बहू आती है और बोलती है स्वाति, स्वाति कहाँ हो तुम। तो स्वाति आती है तो बोलती है तुम ना मेरी देवरानी बनने की कोशिश मत करना, और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो मेरे साथ चलो। स्वाति बोलती है ठीक है। वो अपनी जेठानी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। जेठानी मॉल में जाती है, शॉप पे जाती है और ढेर सारा शॉपिंग कर लेती है और सारा पैकेट स्वाति को देती है उठाने के लिए। बोलती है कि स्वाति तुम सारा सामान उठा लो। स्वाति सारा सामान उठा लेती है और कार में रखती है। फिर घर आता है, फिर घर में पूरा सामान लेकर के अंदर स्वाति अकेले जाती है, लेकिन जानकी स्वाति का कोई हेल्प नहीं करती है। ये सारी चीज़ें आस पड़ोस के लोग देख रहे थे कि कितनी अच्छी इन लोगों को नौकरानी मिल गई है जो च्यूं चप्पड़ बिल्कुल भी नहीं करती है, और इन लोग जैसे जैसे जो जो काम कहते हैं वही काम ये लड़की चुपचाप करते रहती है। जानकी अपने कमरे में स्वाति को लेकर जाती है और बोलती है सारा पैकेट मेरे बेड पे रख दो और जाओ यहाँ से। जैसे ही स्वाति पूरा पैकेट बेड पे रख रही थी तो उसके हाथ में डायमंड रिंग चमकता है, तो उसकी नज़र पड़ जाती है जेठानी की। जेठानी थोड़ा सा सोचती है, फिर बोलती है अरे तुम्हारे उंगली में डायमंड रिंग। तो स्वाति घबरा जाती है और मामला को संभालते हुए बोलती है नहीं नहीं भाभी, मेरे हाथ में डायमंड रिंग कहाँ से आएगा, ये तो नग वाली अंगूठी है। लेकिन जानकी समझ जाती है कि ये डायमंड रिंग है। जानकी फटाक से रूम से बाहर निकलती है और अपने सास ससुर के पास जाकर बताती है कि मम्मी जी पापा जी, ये लड़की की उंगली में डायमंड रिंग है। मम्मी जी पापा जी अब पूरा भरोसा कर लेते हैं कि ये लड़की पक्का चोर है जो चोरी करने के मकसद से मेरे घर में आई है।
स्वाति अपना फ़ोन निकालती है और अपनी मम्मी से बातें करती है कि मम्मी अब और कितना दिन अपना पहचान छुपाना होगा। तो मम्मी बोलती है कुछ दिन और रुक जाओ बेटा, जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अपना सच्चाई सभी के नज़रों से छुपा कर रखना होगा और तुम अपने काम पे थोड़ा सा फोकस करो। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी। स्वाति किचन का काम, वो किचन की सफाई करती है, खाना बनाती है, उसके बाद बर्तन साफ़ करती है, लेकिन उसका हेल्प कोई नहीं करता है। वो चुपचाप अकेले किचन में लगी रहती है। उधर हॉल में मम्मी जी पापा जी बैठे हुए थे, तभी 2-3 वर्कर लोग आते हैं और बोलते हैं कि मज़दूर लोग काम करने से इनकार कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उसे बोनस भी नहीं दिए हैं और सैलरी में से भी आधा पैसा काट ले रहे हैं। तो भुवन बोलता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत, आने दो मेरे बेटा लोग को, तो मैं पूछता हूँ कि वो लोग अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं और वो लोग बेकाबू हो रहे हैं। तभी वहाँ पे राम और राज आता है और बोलता है कि पापा वर्कर लोग बेकाबू हो रहे हैं, तो हम लोगों को अब उन लोगों की मांग पूरी करनी होगी, तभी वर्कर लोग शांत होंगे। तो पापा जी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, देखता हूँ मैं जा कर के ऑफिस में कि कौन वर्कर ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है और किसे कितना पैसे चाहिए। कौशल्या मम्मी जी बोलती हैं कि मैं चलती हूँ ऑफिस और देखती हूँ कि वर्कर लोग का कितना पंख निकल गया है। जानकी बहू भी बोलती है कि हाँ मम्मी जी, चलिए देखते हैं कि ऑफिस में क्या हो रहा है। सभी लोग ऑफिस जाने लगते हैं तो पापा जी पूजा को बोलते हैं कि पूजा तुम घर में रहना और स्वाति पे नज़र रखना। पूरा परिवार ऑफिस चला जाता है वर्कर को देखने के लिए कि आखिर वर्कर लोग क्या कर रहे हैं ऑफिस में, इतना हंगामा क्यों मचा रखे हैं। उधर स्वाति घर में अकेली थी और पूजा फ़ोन लेकर के फ़ोन में बिजी हो जाती है। तो स्वाति सोचती है कि पूजा तो फ़ोन में बिजी है। स्वाति धीरे धीरे घर की सफाई करती है और अपना दिमाग लगाती है। पूरा घर छान मारती है कि कौन सा कागज़ कहाँ रखा है। वो पूरे घर को छान मारती है, मम्मी जी का रूम, पापा जी का जहाँ पे पापा जी अपना कागज़ रखते हैं वहाँ पे, और भाभी का रूम, सभी जगह वो ढूंढ लेती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। मम्मी जी के रूम में एक छोटा सा तिजोरी दिखता है, लेकिन तिजोरी का चाबी कहीं नहीं दिखता है। स्वाति परेशान थी, फिर वो चुपचाप आके बर्तन धोने लगती है और अपना दिमाग लगाती है आखिर ये चाबी गया तो गया कहाँ। पूरा घर ढूंढ लेती है, लेकिन उस तिजोरी का चाबी कहीं नहीं मिलता है। वो सोचती है कि मम्मी जी के पास ही होगा तिजोरी का चाबी। वो फिर आकर के अपना काम करने लगती है और अपने दिमाग में सोचती है। तभी पूरा परिवार आ जाता है और स्वाति मम्मी जी को जाकर पानी देती है तो देख लेती है कि कमर में चाबी का गुच्छा मम्मी जी ली हैं। वो समझ जाती है कि मम्मी जी के इस गुच्छे में ही कोई होगा चाबी तिजोरी का। वो मम्मी जी को पानी देती है, सभी लोग खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग चले जाते हैं ऑफिस। पूजा अपने फ़ोन पे लग जाती है और स्वाति अपने काम पे। वो मम्मी जी के रूम का दरवाजे का लॉक तोड़ देती है और सोचती है कि अब देखते हैं कि आज रात को चाबी मुझे कैसे नहीं मिलता है। सभी लोग रात को घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर सोने जाने लगते हैं। तो जब मम्मी जी देखती है कि मेरे रूम का लॉक टूटा हुआ है तो पापा जी से बोलती है कि ए जी, मेरे रूम का ये लॉक कैसे टूट गया। तो पापा जी बोलते हैं अब इतनी रात को कौन आएगा बनाने के लिए, चलो चुपचाप हम लोग सोते हैं, अब कल देखते हैं क्या किया जाएगा। मम्मी जी रूम में जाती हैं और अपना चाबी का गुच्छा अपने पिलो के नीचे रख कर सोने लगती हैं, कपड़ा चेंज करती हैं और फिर सो जाती हैं। स्वाति भी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में घूम रहा था चाबी, कि आज रात को मुझे चाबी किसी भी हालत में लेना है। वो दबे पांव उठती है। जब राहुल सो जाता है वो धीरे से मम्मी जी के रूम में आती है और चाबी निकाल कर अपने कमरे में ले जाकर सो जाती है। अगले दिन फिर सभी परिवार मिल कर के ऑफिस चले जाते हैं। घर में कोई नहीं होता है, बस पूजा और स्वाति। पूजा बोलती है कि भाभी पूरा घर गंदा पड़ा है, आप घर की सफाई कर लीजिए और कपड़े भी धो लीजिए। स्वाति बोलती है ठीक है। वो घर साफ़ करती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। जब कपड़े धुल जाते हैं तो उसे बाल्टी में रख कर जाती है छत पे
फैलाने के लिए। जैसे वो फैला रही थी, स्वाति के गले में हीरो का हार चमक रहा था, डायमंड नेकलेस। जब पूजा देखती है तो चौंक जाती है, बोलती है कि अरे भाभी, आपके गले में ये डायमंड नेकलेस। तो स्वाति बोलती है, नहीं नहीं पूजा जी, ये डायमंड नेकलेस नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। आप लोग हर चीज़ को डायमंड से क्यों जोड़ देती हैं, ये नग का सेट है। लेकिन पूजा समझ जाती है कि ये डायमंड नेकलेस ही है। उधर ऑफिस में वर्कर लोग हंगामा मचा रहे थे कि आप लोग सैलरी के पैसे काट कर और हम लोगों को कम पैसे दे रहे हैं, इसकी शिकायत मालकिन तक जाना जरूरी है। सारे वर्कर आकर चिल्ला रहे थे। तभी मम्मी जी की नज़र अपने चाबी के गुच्छे पे जाती है, तो क्या देखती हैं कि उनका तिजोरी का चाबी उसमें नहीं है। तभी पूजा फ़ोन करके बोलती है कि मम्मी, स्वाति भाभी के गले में नेकलेस है, वो भी डायमंड का। तो जब ये फ़ोन जाता है पूजा का, तो वहाँ पूरा परिवार चौंक जाता है। मम्मी जी घबराने लगती हैं, आज तो वो लड़की पूरा मेरा तिजोरी साफ़ कर देगी। मेरा चाबी में से एक चाबी गायब है, वो भी तिजोरी का। तो भुवन बोलता है, जल्दी से घर चलो। राहुल, राज और जानकी सभी लोग घबराने लगते हैं कि अब हम लोग को बिना देरी किए फटाक से घर जाना चाहिए। स्वाति घर साफ करके निकल लेगी और उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा परिवार जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर के बैठता है और फिर घर की ओर रवाना होता है। लेकिन घर थोड़ा सा दूरी पे था, आने में टाइम लगेगा। तब पूजा अपने फ़ोन में बिजी थी और उधर स्वाति अपने काम को देती है अंजाम। स्वाति चुपचाप मम्मी जी के कमरे में आती है और तिजोरी खोलकर देखने लगती है। तभी उसे ज़रूरी पेपर दिख जाते हैं, वही पेपर जिस पे पापा जी ने ज़बरदस्ती मज़दूरों से साइन करा रखा था कि हम लोग तुम्हें आधा सैलरी देंगे। पूरा का पूरा परिवार उसी वक्त कमरे में एंट्री करता है जिस समय तिजोरी का डोर खुला हुआ था और हाथ में पेपर था स्वाति के। जब राहुल ये सारी चीज़ें देखता है तो एकदम स्तब्ध रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। मम्मी जी बहुत गुस्सा करती हैं कि देख लीजिए जी, ये लड़की चोरी करने आई थी। तो भुवन बोलते हैं कि तुम जाकर के तिजोरी चेक करो कि ये कितना माल उड़ाई है। तो कौशल्या देवी फट से जाकर के तिजोरी चेक करती है, लेकिन उसमें से कुछ भी गायब नहीं था सिवाय वो पेपर का। वो पेपर तो वो स्वाति पढ़ ली थी। पापा जी झट से उसके हाथ से पेपर छीन लेते हैं और बोलते हैं पूजा को और जानकी को कि धक्के मार कर इस लड़की को घर से बाहर करो। ये लड़की यहाँ पे आई थी चोरी करने और हम लोगों को बर्बाद करने। पूरा का पूरा परिवार स्वाति को धक्के मार कर घर से बाहर निकालने लगता है। इतना हल्ला होता है कि पूरा कॉलोनी इकट्ठा हो जाता है। तो कॉलोनी के लोग भी बातें करने लगते हैं कि इतनी मेहनती कामकाजी नौकरानी चोर थी, वो चोरी करने के लिए आई थी। स्वाति कुछ नहीं बोलती है, बस अपने पति से एक ही बात बोलती है, जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता। राहुल कुछ नहीं बोलता है, वो बिल्कुल चुपचाप था। स्वाति चुपचाप निकलकर चली जाती है। और अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। राहुल बहुत उदास था कि वो जिस लड़की से प्यार किया वो लड़की ऐसी होगी। कुछ ही देर के बाद घर के आगे कार रुकने की आवाज़ आती है। 4-5 कार आकर के रुकता है और दरवाज़ा खुलता है। आती है मालकिन। मालकिन जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है, पूरा परिवार घबराकर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ स्वाति भी थी। स्वाति को मालकिन के साथ देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है, अरे ये तो नौकरानी है, ये मालकिन के साथ क्या कर रही है। तो मालकिन बोलती है, ये नौकरानी नहीं है, मेरी बेटी है, जो मिशन पूरा करने के लिए आप लोगों के घर में आई थी। पूरा कॉलोनी के लोग खड़ा होकर के देखने लगते हैं। मालकिन बताती है कि काफ़ी दिनों से वर्कर लोग का लड़ाई हो रहा था। वर्कर का फ़ोन बार बार मेरे पास आ रहा था कि जो कंपनी मैंने आपको दी थी संभालने के लिए, तो आप ठीक तरीके से संभाल नहीं रहे थे और घपले पे घपला किए जा रहे थे। लेकिन एक वर्कर ने मेरे पास फ़ोन करके बोला कि आपके खिलाफ़
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैं इतना दिन तक चुप थी। तो भुवन बोलता है कि अभी भी क्या सबूत है आपके पास? तो स्वाति बोलती है कि जो पेपर अंकल आप मेरे हाथ से ले चुके थे ना, वो पेपर को मैंने फ़ोटो खींच कर मम्मी के पास पहले ही सेंड कर दिया था। तो मालकिन बताती है कि काफ़ी समय पहले एक वर्कर ने मेरे पास फ़ोन किया और वो आपका सारा बात मेरे से बताया। तो स्वाति मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मैं खुद जाऊंगी और जाकर के देखूंगी कि आखिर वास्तव में चल क्या रहा है। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर बनवाया और उसे एक गरीब लड़की बनाकर वहाँ पे छोड़ दिया और वो अपने मिशन पे लगी रही। धीरे धीरे वो उस झोपड़ी में रहने लगी और आस पड़ोस के लोगों से मिलने जुलने लगी, बातें करने लगी। राहुल उसको देखा, पसंद किया। राहुल से जब वो शादी करने की बात मुझसे कही तो मैंने फट से हाँ कर दिया। तो भुवन बोलता है आपने हाँ क्यों बोला? जब मैं गलत काम कर रहा था तो फिर मेरे बेटे से अपनी बेटी का शादी क्यों कराया आपने? तो मालकिन बोलती है कि घपला तुमने किया, गलत काम तुमने किया, लेकिन तुम्हारे गलत काम में तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा बेटा हमेशा सच का साथ दिया। पुलिस तुरंत आता है और पूरे परिवार को अरेस्ट कर लेता है। तो भुवन बोलता है मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल के मन में एक बार आया था कि जिस लड़की को मैंने चाहा वो लड़की साजिश रचने के लिए मेरे घर में आई थी, लेकिन मम्मी के मुंह से ये बातें सुनकर राहुल की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। मालकिन बताती है कि गलत काम तुम्हारे पापा किए थे, लेकिन तुम कभी भी गलत काम में साथ नहीं दिए अपने पापा का।